जी हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 12 के फिजिक्स का टॉप 350 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि अगर 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं ना तो 35 में 35 कोई नहीं छीनेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। यह पार्ट 1 होगा 350 टॉप VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। बेसिकली यह इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों से चलने वाला है। PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से रहा आपके पास, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। किसी चुंबक का जो होता है चुंबकीय आघूर्ण बेसिकली होता क्या है? अदिश राशि है, सदिश राशि है, उदासीन राशि है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो किसी चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण जो होता है ना बेसिकली वो क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। क्या है एक प्रकार का यह क्या है? सदिश राशि। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है। और मेरा याद रखिएगा, हम जो भी क्वेश्चन बताते हो 1980 से लेकर आज तक जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सभी क्वेश्चन को इन्वॉल्व रखते हैं। जैसे कि यह 1999 के एग्जाम में पूछा गया है। कितना आदमी कहेंगे कि यह फेंक रहा है, ऐसा वैसा कुछ भी कह सकता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर इसका प्रूफ देखना है तो बहुत सारे वीडियो में बताया भी है। लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहाँ पे आपको प्रूफ बता देंगे कि कैसे पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है। ठीक ना, किताब को ही फोटो खींच के भेज देंगे आपके पास। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। 2 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो ऑप्शन है कूलम्ब, वोल्ट, ओम, हेनरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वप्रेरकत्व का एसआई यूनिट। तो स्वप्रेरकत्व का एसआई यूनिट क्या होता है? हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेनरी हो जाएगा। ठीक ना, ये भी क्वेश्चन 1990 और 1995 के एग्जाम में पूछा गया है। साथ में यह 2000 के बाद भी कितना बार पूछा गया, लेकिन हम लिखे नहीं है क्योंकि देखिए 2009 से 2000 अभी तक जो भी पूछा गया वो तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन 1980 से पहले 2000 से पहले कब पूछा गया था ये तो आपको पता नहीं चलता है ना। इसलिए हम उससे पहले वाला लिखने का प्रयास करते हैं, उससे बाद वाला तो आप खुद पता कर सकते हैं। ठीक ना, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? जब प्रकाश की एक किरण इस थैले में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? समझिए, वह क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा कि कोई भी जब प्रकाश, कोई भी लाइट है, प्रकाश की एक किरण इस थैले में प्रवेश करता है। कोई भी इस थैले मतलब एक टुकड़ा है शीशा का, इस थैले जो होता है वह रखा हुआ है, उसमें प्रवेश करता है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, शून्य होता है, अपरिवर्तित रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या होता है? घटता है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, घटता है। जब भी कोई प्रकाश की किरण जब इस थैले में प्रवेश करता है उसका तरंग दैर्घ्य जो होता है ना, वेवलेंथ क्या होता है? वो डिक्रीज मतलब घटने लगता है, डिक्रीज होता है। ठीक ना, डिक्रीज हो जाता है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको बता दूं, अगर इसका PDF चाहिए, नोट्स चाहिए तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ्स का, हिंदी का, सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब चीज़ मिल जाएगा आपको। तो एक बार कांटेक्ट जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। साथ में आपका नंबर भी ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। यह क्वेश्चन 13, 15 और 16 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 4 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है? यह क्वेश्चन कहा गया है नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंड, यहाँ पे देखिए विघटन से और रासायनिक क्रिया से। तो किससे प्राप्त करता है सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा को? तो सूर्य जो अपनी विकिरण जो ऊर्जा होता है उसको कैसे प्राप्त करता है? तो नाभिकीय संलयन से प्राप्त करता है। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह 1997 में और 2002 के एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा को कैसे प्राप्त करता है। तो कैसे प्राप्त करता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा प्राप्त करता है। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पी प्रकार के अर्धचालक के मुख्य धारावाहक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक वीडियो दे रखे हैं सेमीकंडक्टर या लॉजिक गेट, उस वीडियो को देख लेते हैं तो जो इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है। जो पी प्रकार का जो मेन कंडक्टर जो होता है ना, मेन कंडक्टर, वह पी प्रकार के जो अर्धचालक होता है सेमीकंडक्टर, उसमें क्या होता है? प्रोटॉन, छिद्र, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण। याद रखिएगा, एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। 2 टाइप का सेमीकंडक्टर होता है जो कि आपका पूछा जाएगा। एन टाइप होता है एक टाइप और एक होता है पी टाइप। याद रखिएगा, आप याद रखिए, पी टाइप याद रखिए 2 होता है। अब इसमें से पता कैसे चलेगा किसमें इलेक्ट्रॉन होता है, किसमें होल्स होता है? होल्स जिसको हम लोग हिंदी में बीवर भी कह सकते हैं, छिद्र भी कह सकते हैं। ठीक ना, प्रोटॉन पहला गलत, अल्फा कण पहला गलत। कंफ्यूजिंग कहाँ होता है कि होल्स होगा या इलेक्ट्रॉन होगा।
ठीक ना, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो पी प्रकार और एन प्रकार, तो एन पढ़िए, एन पढ़ने पर कुछ आ रहा है आपको, इस दोनों ऑप्शन में देखिए मैचिंग क्या कर रहा है, एन इलेक्ट्रॉन पढ़ने में कुछ कुछ मैचिंग आ रहा है ना। क्या एन के साथ जब एन टाइप पढ़ रहे हैं, एन और होल्स में कोई संबंध आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, तो एन इलेक्ट्रॉन के साथ जा रहा है, यानी कि जब एन टाइप कहेगा तो इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन एन टाइप के लिए तो पी टाइप के लिए क्या होगा, होल्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाता है। होल्स जो होता है, जो मेन कंडक्टर जो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है। और यह क्वेश्चन 97 2016-2020 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, विद्युत धारिता का मात्रक होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है। ऑप्शन में है वोल्ट, न्यूटन, फैराडे, एम्पियर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है फैराडे। जो फैराडे होता है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है या मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह 1984 के एग्जाम में पूछा गया है। आपको बार बार बता रहे हैं, आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब मिलेगा, जो बोर्ड एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन सब, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 7 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, विद्युत परिपथ का शक्ति होता है। विद्युत परिपथ का शक्ति क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। V क्रॉस V गुणे R या V स्क्वायर R या V स्क्वायर अपॉन R, V अपॉन R, तो क्या होता है, तो V स्क्वायर अपॉन जो R होता है ये होता है विद्युत शक्ति का मात्रक, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाता है। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, जैसे कि 2016, 2019 का सप्लीमेंट्री एग्जाम, 2020 के एग्जाम पूछा गया है, यानी कि बार बार एग्जाम में दोहराया जाता है, इसलिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक और बात बता दूं, आपको टेस्ट क्यूज देना है तो केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, जहां पे आपको पर डे नाइट में 9 बजे टेस्ट चलता है। तो टेस्ट कैसे चलता है, कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या केकेजी क्लासेस सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक ना, तो वहां पे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कर रहा है, प्रत्यावर्ती धारा का मूल्य मध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान के अनुपात होता है। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है कि शिखर मान और मूल जो मध्य वर्ग मान होता है उसका अनुपात क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसका क्या हो जाता है, तो 1/√2 होता है। याद रखिएगा कि 1/√2 इसका अनुपात होता है, यानी कि ऑप्शन वी बिल्कुल राइट है। यह काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ। 9 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है। आप एक पूछेगा सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय सूक्ष्मदर्शी। देखिए आपको आगे नहीं क्वेश्चन है, आपको समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए खगोलीय सूक्ष्मदर्शी और सरल सूक्ष्मदर्शी दो पूछेगा, तो खगोलीय सूक्ष्मदर्शी के लिए अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है। सबसे पहला बात, कभी भी जब खगोलीय पूछे या सरल सूक्ष्मदर्शी पूछे, दो पूछेगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, और एक पूछेगा खगोलीय सूक्ष्मदर्शी का अंतिम प्रतिरोध क्या होता है, अंतिम जो इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक ना, फाइनल इमेज जो होता है वो पूछेगा। तो आपको दो पूछेगा और दोनों का आंसर एक ही होगा। याद रखिए आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्या बताते हैं आपको, समझाते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो सरल पूछ रहा, सरल, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे वास्तविक, पहला बात याद रखिएगा यह बात कि वास्तविक वाला गलत हो जाता है। वास्तविक कभी नहीं होता, जब भी होता आभासी होगा, जिसको हम लोग कभी कभी काल्पनिक भी कहते हैं। समझने का प्रयास कीजिए, आभासी को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं, यानी कि जब भी आंसर होगा तो आभासी वाला आंसर होगा। अब आभासी वाला दो ऑप्शन है, आभासी इसमें भी इसमें है, तो यह आप कंफ्यूज करिएगा कि आभासी तथा सीधा होगा या आभासी तथा उल्टा होगा। आपको कंफ्यूजिंग है ना है। तो खगोलीय सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या होगा और सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या होगा, आपको ये भी बात है। तो सिंपल समझ लीजिए, सरल क्या है, सौ से लिखा रहा है, सरल, स से सरल, स से सीधा, स से सरल, स से सीधा, ये आप समझ गए। स से सरल, स से सीधा, यानी कि वास्तविक और सीधा किसके लिए होगा, सर यहाँ पे आभासी और सीधा किसके लिए होगा, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए याद रखिएगा, जब सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए ऑप्शन सी होगा तो पहला बात वास्तविक तो यहाँ पे बचा हुआ है ना, सॉरी आभासी, तो ऑप्शन डी किसके लिए होगा, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी के लिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी खगोलीय सूक्ष्मदर्शी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। और यह समझ के याद रखिएगा कि जब भी खगोलीय सूक्ष्मदर्शी पूछे, यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी पूछे, तो याद रखिएगा उसमें जब भी होगा तो आभासी होता है। आभासी जो कि हम काल्पनिक भी कह सकते हैं, आभासी को हम लोग काल्पनिक भी कह सकते हैं, ठीक ना। तो काल्पनिक तथा सीधा किसके लिए, सरल के लिए, और खगोलीय के लिए क्या,
आभासी या काल्पनिक तथा उल्टा होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन के लिए। उसी प्रकार से और पी टाइप एन टाइप में समझ के रखिएगा। पी टाइप एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप इलेक्ट्रॉन, पी टाइप होल्स, ये दोनों ट्रिक है। एक और आपके ट्रिक बताएंगे आपको। यह क्वेश्चन 1999 2016 के एग्जाम में पूछा गया, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए प्लीज लाइक कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त लेंस है। समझिए निकट दृष्टि दोष एक होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ये आपको कंफ्यूज करेगा तो बोला कोई दिक्कत नहीं, आपको ट्रिक माध्यम समझाएंगे, ट्रिक समझाएंगे। देखिए समझ गया, तो निकट दृष्टि दोष है, एक दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक ना। दूर को हम दीर्घ भी कहते हैं, दीर्घ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दूर भी कह सकते हैं। अब देखिए दूर दृष्टि कितना से लेकर, दूर कितना से 2 अक्षर, दीर्घ कितना 2 अक्षर, बात वही है, नाम एक ही है ना। तो यहाँ पे निकट कितने अक्षर, निकट 3 अक्षर, दूर कितने अक्षर 2 अक्षर। तो आपको जाना किसमें है, कभी भी याद रखिएगा वह सेम डिजिट में नहीं जाता है, समान डिजिट में नहीं जाता है। आपको पता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा, कोई एक ही होगा ना, बेलनाकार लेंस और समउत्तल लेंस तो होगा नहीं, उत्तल लेंस अवतल लेंस कोई एक ही होगा ना। तो निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होगा, निकट कितने अक्षर 3 अक्षर, तो 4 अक्षर में चले जाइए। और जब वहां पे दूर पूछता, दूर कितने अक्षर से लिखते हैं, 2 अक्षर से, क्योंकि दूर 2 अक्षर, तो दूर 2 अक्षर से लिखे तो 3 अक्षर में जाएंगे। अब बोलिएगा, अभी कभी कभी कंफ्यूज करेगा यहाँ पे, अब बोलिएगा कि निकट दृष्टि दोष 3 अक्षर से लिखाता है तो हम अवतल लेंस मार देंगे, जो कि गलत, अवतलो भी 3 अक्षर से लिखाता है, अवतल कितना 4 अक्षर से लिखाता है, तो ये सही हो जाएगा। अब सोचिएगा उत्तल इसका आंसर, तो कभी भी निकट 3 अक्षर, उत्तल 3 अक्षर, यानी कि समान डिजिट में नहीं जाएगा, कम या बेस में जाएगा, कम जाएगा या बेस में जाएगा। और डिफरेंस ऐसा नहीं कि 2 का, सिर्फ 1 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक ना। तो निकट कितने अक्षर 3 अक्षर, तो किस में जाएगा 4 अक्षर में, 4 अक्षर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और वही दूर दृष्टि दोष पूछता, दूर दृष्टि दोष के लिए उपयुक्त लेंस क्या है, मतलब जो उपयुक्त किया करने वाला लेंस कौन हो सकता है, तो कौन कहिएगा, दूर दृष्टि को उत्तल लेंस, क्या उत्तल लेंस, ठीक। तो निकट के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ लीजिए इस बात को, यह 22 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर जो क्वेश्चन देखिए, समझाने का प्रयास करता हूँ, देखना अभी जस्ट समझ गए। तो दीर्घ दृष्टि दोष के लिए जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है या दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त लेंस कौन होता है, अब बता दीजिए। अभी बताए है ना, दीर्घ कितने अक्षर से, 2 अक्षर से भैया, 2 अक्षर से जाएगा कहाँ पे, 3 अक्षर के पास, यानी कि उत्तल लेंस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आया। यह क्वेश्चन 2002-2017 के एग्जाम में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप 350 ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो ना, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है, तो वीडियो क्लास तक देखते रहिए, आपको मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 12 नंबर जो क्वेश्चन है, प्लांक स्थिरांक की बीमा होता है। जो प्लांक स्थिरांक होता है उसका बीमा क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ठीक ना। तो इसका डायमेंशन की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन देखा है ml स्क्वायर टी इनवर्स, ml इनवर्स टी, ml स्क्वायर टी, ml स्क्वायर एल टी इनवर्स। इसका क्या हो जाएगा, तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ ml स्क्वायर टी इनवर्स होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ml स्क्वायर टी इनवर्स होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 1997, 2000, 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, प्लांक स्थिरांक के बीमा क्या होता है, ठीक, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गूगल पे जाने के प्रयास कीजिएगा, केकेजी क्लासेस सर्च करके वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम से जाकर वहाँ पे पढ़ सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, इंग्लिश, और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश का पूरा मिल जाएगा, समरी क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, सब मिल जाएगा, जाकर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। 13 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी दुगुना कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। जब 2 चार्ज है, 2 आवेश है, अगर 2 चार्ज को हम क्या डबल कर देते हैं, उसको दुगुना कर देते हैं, तो उसके बीच जो लगने वाला जो फोर्स होगा ना, बल होगा, वह क्या होगा, 1/2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि गुना हो जाएगा, या 2 गुना यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा, या 1/4 गुना यानी कि टाइम्स हो जाएगा। देखा, ये इंग्लिश वाले, ये हिंदी वाले, ठीक ना, या 4 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाता है 1/4 गुना हो जाएगा। अब बोलिएगा कैसे, अब समझाओ, आपको समझाओ, देखिए समझिए, यहाँ पे आपको कूलम्ब्स बल पढ़े होइएगा, कूलम्ब्स लॉ पढ़े होइएगा। कूलम्ब्स लॉ का सूत्र क्या होता है, F इक्वल टू कूलम्ब्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग के कहते हैं। के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं, तो के लिख देते हैं, यहाँ पे लिखने का जगह कम है इसलिए। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। होता है कि नहीं भैया, होता है ना।
अगर यह तो आपका हो गया, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो उसमें लगने वाला बल हो जाएगा भैया, बल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो पहले लगा बल कितना, इतना। अब जब उसका बीच की जब दूरी जो है ना, लेंथ, बीच का दूरी यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, और इसका बीच की दूरी R था। अब R के क्या करा है, 2R कर देना है, इसका दुगुना कर देना है भैया, दुगुना कर देना है। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पे अब लिखेंगे F बराबर क्या, इसका R को दुगुना कर रहे हैं तो K Q1 Q2 अपॉन क्या लिखेंगे, R स्क्वायर की जगह 2R स्क्वायर लिखे कि नहीं। और 2R स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4R स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2R का होल स्क्वायर है ना, तो 4R स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4R स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट 4R स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए इसमें भाग देना है, इससे भाग दे दीजिए। और देखिए यहाँ पे K से K कट जाएगा, 2R Q1 Q2 कट जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो F बराबर क्या आया, F और F का अनुपात क्या आया, F जो पहले था और F यहाँ पे F1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि इसका अनुपात क्या आया 1/4, यानी कि 1/4 गुना हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिवाइंड करके वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। यह क्वेश्चन 1992 1999 के एग्जाम में पूछा गया है और इस प्रकार से शायद ही कोई बताएगा। 14 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, आवेशों को पुनर्वितरण से या पुनर्वितरण में किसका क्षय होता है, मतलब किसका हानि होता है। अगर आवेशों का पुनर्वितरण करेंगे, उसको पुनः से वितरित करेंगे तो उसका क्षय होगा, मतलब इसमें से किसका क्षय होता है, शक्ति का, ऊर्जा का, आवेश का, इनमें से कोई नहीं। किसका क्षय होता है, तो किसका होता है, ऊर्जा का क्षय होता है, यानी कि एनर्जी का क्षय होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 15 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध। समझ लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे, जब भी हम टेम्परेचर को हाई करेंगे जो सेमीकंडक्टर क्या हो जाता है, बढ़ता है, उसका सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस, वो क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता कभी घटता, अपरिवर्तित रहता है। जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कल हम क्वेश्चन एक बताए थे, अर्धचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं, जब चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच अति व्यापक मतलब सूक्ष्म ऊर्जा अंतराल हो तो उसको अर्धचालक कहते हैं। जब तापमान शून्य हो, वहां पे पढ़ाए थे, जब तापमान शून्य होता है तो संयोजी जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जाता है और क्या होता है, वो अचालक की तरह यानी कि कुचालक की तरह व्यवहार करता है। जब भी उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर को हाई करते हैं तो क्या होता है, वो चालन बैंड से संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, यानी कि चल जाता है, तो क्या होता है, वो चालक की भांति व्यवहार करता है। यानी कि जब भी हम टेम्परेचर हाई करते हैं तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से प्रवाहित होने लगता है, यानी कि जब उसके प्रतिरोध में कमी आता होगा तब ना, उसके प्रतिरोध में कमी आता होगा तब ना, जब रुकावट में कमी, जब आप जा रहे हैं कहीं, आपको रुकावट है, रुकावट डाल रहा है कोई, और जब उसका रुकावट में कमी कर दिया जाए, जैसे आप यहाँ पे एनर्जी, जैसे हम अकेले हैं और बाहर से कोई एनर्जी दे दिया जाए आपको, तो बाहर से एनर्जी दे, आप तो मोटा जाइएगा, तो उसको ढकेल उकेल के आप भाग जाइए कि नहीं, भाग जाइएगा ना। उसी प्रकार से अर्धचालक के साथ जब प्रतिरोध, यानी कि अर्धचालक के जब तापमान बढ़ा देंगे, हीट कर देंगे, तो उसमें ज़्यादा शक्ति आ जाएगा, तो क्या करेगा, उसको प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को तोड़ई फोड़ई चल जाएगा आगे, यानी कि उसका प्रतिरोध का घट जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। समझ में आया होगा, 19 और 15 के एग्जाम में पूछ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए लाइक कर लीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। आपका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा। ग्रुप में ऐड होने का फायदा यह हो जाता है, आपका एग्जाम तक हेल्प किया जाता है। क्वेश्चन में एक मॉडल सेट सबका तैयारी कराया जाएगा, आपको वीवीआई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज से लेकर हर चीज का तैयारी कराया जाएगा, सबका नोट्स भी दिया जाएगा। तो ग्रुप में ज्वाइन उसी किया जाता है जो पीडीएफ परचेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर जो क्वेश्चन है कि लोहा होता है, लोहा क्या होता है बेसिकली, तो लोहा क्या है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, तो क्या हो जाएगा, लोहा लौह, यानी कि लौह चुंबकीय, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। कितना स्टूडेंट पूछते हैं कि मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम कुंदन कुमार गुप्ता है। क्या है, कुंदन कुमार गुप्ता, जिसका शॉर्ट फॉर्म है केकेजी, याद रखिएगा, याद कर सकते हैं आप लोग, केकेजी का फुल फॉर्म होता है कुंदन कुमार गुप्ता, ठीक, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन का 20 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के तारों में क्या है, क्रमशः N1 तथा N2 फेरा है, तब क्या होगा। जब मान लीजिए कोई कुंडली है, कुंडली दिया हुआ है, कुंडली में क्या कह रहा है, जब यहाँ पे प्राइमरी जो ट्रांसफार्मर का कुंडली है, प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली दिया हुआ है, जिनमें तारों में क्रमशः N1 तथा N2 फेरा है, मतलब फेरा मतलब लपेटा हुआ है,
तब क्या होगा, तो जो होता क्या है बेसिकली N1 होता है ना, N1 N2 से छोटा होता है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं N1 लेस देन N2, N1 लेस देन N2 यानी कि N1 बड़ा होगा N2 से, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे वी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली कहता क्या है। देखिए यहाँ पे जब जल और कांच का अपूर्णांक क्रमशः, जल और कांच का अपूर्णांक क्या है 4/3 तथा क्या जल का कितना 4/3 और कांच का क्या 3/2 है, बिल्कुल है। जल का कांच का सापेक्ष, जल का कांच के सापेक्ष अपूर्णांक होगा, क्या कर रहा है जल के कांच का सापेक्ष, यानी कि 4/3 भागा क्या हो जाएगा 3/2, इतना हो जाएगा। तो 4/3 और गुना क्या हो जाएगा 2/3, गुना कर लिए 4 गुने 3 अब गुना है 3/2, ये ना सॉरी यहाँ पे 2/3 ना था, उल्टा हो गया ना 2/3, अब गुना कर लीजिए 4/8/9, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। ये ना हुआ क्योंकि कह रहा है यहाँ पे जल का कांच का सापेक्ष, यानी कि जल का पहले लिख दीजिए 4/3 भाग दे दीजिए कांच से, यानी कि जो भी आएगा उसका आंसर यानी कि आएगा 8/9, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 1990 के पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जल और कांच के अपूर्णांक क्रमशः इतना दिया हुआ है, जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक कितना होगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 19 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी क्वेश्चन आपको बनाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस प्रकार से देखिए, यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षमता होगा। क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा, लेंस की क्षमता बराबर सूत्र क्या होता है, क्षमता बराबर क्या होता है 1/f, जहां f क्या हो मीटर में हो, 1/f जहां f मीटर में हो। जब f मतलब क्या फोकस दूरी मीटर में होगा तो 1/f। अगर यहाँ पे क्या फोकस दूरी सेंटीमीटर का है 20 सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर में होता है तो क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर क्या होता है याद रखिएगा 100/f, जहाँ f क्या हो सेंटीमीटर में हो। तो यहाँ पे f क्या है सेंटीमीटर में है, यानी कि f का वैल्यू क्या है, तो क्षमता पर क्या 20 है तो 20 सेंटीमीटर रख देंगे, 20 और 20 से कट जाएगा 5 मरतबा, यानी कि क्षमता बराबर क्या आया, क्षमता बराबर 5 डायोप्टर होता है लेंस का क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, तो डायोप्टर हो जाएगा, यानी कि 5 डायोप्टर। क्षमता बराबर क्या है 5 डायोप्टर। कैसे, क्षमता अगर p बराबर लिखे तो क्या 100 क्या हो जाएगा 20 डायोप्टर, p इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 डायोप्टर, इतना हो जाएगा। याद रखिएगा लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है, डी जिसको लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 1994 के एग्जाम में पूछा गया था, साथ में 20 में एग्जाम में पूछा गया था यार 2020 के, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 20 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बताए हैं कि यहाँ पे एक सरल सूक्ष्मदर्शी का बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है और एक खगोलीय सूक्ष्मदर्शी का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। यहाँ पे क्या एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक ना। तो ये क्या होता है काल्पनिक और सीधा होता है, आपने पढ़ा भी है जस्ट पढ़ाए हैं। काल्पनिक होता है जिसको हम लोग आभासी भी कहते हैं, अभी समझाएं आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आपको भी पता है कि क्या हम कर सकते हैं कि अभी आभासी को काल्पनिक भी कहते हैं, आभासी को हम लोग काल्पनिक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो काल्पनिक होगा, वास्तविक गलत पहले गलत, वास्तविक वाला गलत। यहाँ पे क्या सरल कह रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी की बात कर दिया, तो स से सरल स से सीधा, यानी कि काल्पनिक तथा सीधा। अगर खगोलीय पूछता तो काल्पनिक और उल्टा हो जाता, ठीक, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। यह क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 21 नंबर जो क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे 21 नंबर जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपको इसीलिए बोले थे कि आपको अभी जस्ट एक वीडियो बताए थे क्या, अर्धचालक सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट, उसमें अगर जाते हैं ना तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि और गेट का बुलियर व्यंजक क्या होता है, बुलियर इक्वेशन क्या होता है, एंड गेट का बुलियर व्यंजक क्या होता है, बुलियर इक्वेशन क्या होता है, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट सभी का आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा नंद गेट के लिए बुलियर व्यंजक क्या होता है, तो नंद गेट की बात कर रहा हूँ, एन से एन छुपा दीजिए, क्या बचा एंड बचा, ए एन डी। और एंड गेट के लिए बुलियर व्यंजक क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू वाई होता है ना, बिल्कुल होता है। और जहाँ पे एन लग गया तो ऊपर एक रिंग चढ़ा दीजिए, ऊपर एक बार लिख दीजिए। तो देखिए ऐसा क्या, तो ऑप्शन सी में देखिए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी में बिल्कुल राइट है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, यह बेसिकली एंड गेट के लिए है ए एन डी, ये बेसिकली और गेट के लिए है, ये बेसिकली नंद, क्योंकि देखिए ए डॉट बी है, ऊपर एक रेकरिंग है, यानी कि ए एन डी तो रहबे करेगा और आगे लगा दीजिए एन तो नंद हो जाएगा। और यह देख लीजिए ऊपर ए प्लस बी है, यानी कि और गेट के लिए है तो और गेट, बस यहाँ पे ऊपर रेकरिंग चढ़ा हुआ है एन लगा देते नॉर गेट बन गया। यानी कि चारों गेट में से याद रखिएगा 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा। हम कह रहे हैं ना लिख कर
दोनों में से। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि जाकर सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट का वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग कहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। वहाँ पे पर डे लिंक जाता है, वहाँ पे पर डे क्यू जो टेस्ट चलता है, तो आप लोग मतलब जाकर वहाँ पे ज्वाइन जरूर होइएगा टेलीग्राम, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कहा, किसी आवेशित खोखले चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। किसी आवेशित जब खोखला गोला है ना, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, समरूप, शून्य। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ शून्य होता है। जब ये कोई भी खोखला गोला होगा, खोखला जब गोलाकार होगा ना, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं और वहाँ शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वहाँ पे शून्य होता है, जीरो होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाता है। और यह क्वेश्चन 84, 97, 2017 के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन आ गया, समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे सीरीज में और पैरेलल में समझे होइएगा आपने, पैरेलल और सीरीज, ठीक ना। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करना है, समतुल्य धारिता ज्ञात करना है, यानी कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। सबसे पहले बात आप बताइए यह किस में है, श्रेणी में या समांतर में है, समांतर क्रम में। और देख लीजिए आप याद रखिए, कैपेसिटेंस को धारिता हो जाता है, धारिता जो होता है उसको हम लोग उल्टा जोड़ते हैं, यानी कि जो समांतर क्रम में होगा डायरेक्ट जोड़ देंगे और श्रेणी क्रम में होगा तो उल्टा जोड़ेंगे। यानी कि देखिए आपको दो तरह से पढ़ाया जाता है, एक इलेक्ट्रिक करंट यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन अलग होता है और कैपेसिटेंस का जो होता है ना उसका अलग होता है। जो धारिता संधारित का जो होता है ना, संधारित की धारिता, तो संधारित का जो संयोजन करेंगे ना वो दूसरे टाइप से किया जाता है, यानी कि उल्टा। अगर उस समांतर क्रम में रहेगा ना, समांतर क्रम में तो सीधा जोड़ दिया जाता है C1 + C2, ये समांतर क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में रहेगा ना 1/C1 + 1/C2 करेंगे। अगर वही रेजिस्टेंस की बात करें, प्रतिरोध की बात करें, तो वहाँ पे उल्टा चलता है, वहाँ पे R1 + R2 यह होगा श्रेणी क्रम, और 1/R1 + 1/R2 क्या होगा, यह होगा समांतर क्रम, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, संधारित की बात कर रहे हैं, तो उल्टा यह समांतर क्रम यानी कि डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 5 और 2 क्या हो जाएगा, मतलब 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, यानी कि इसको हो जाएगा 5, यानी कि हम इस प्रकार से बना सकते हैं, इसको यहाँ पे ए है और इसको जोड़कर हम क्या बना देंगे, यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ से पहले है तो यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड जोड़ दिए। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में आ गया, श्रेणी क्रम में क्या करेंगे उल्टा, यानी कि 1/C = क्या हो जाएगा 1/C1 + 1/C2 करेंगे। चलिए करते हैं, 1/C = क्या हो जाएगा 1/ क्या हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड है प्लस 1/4 माइक्रोफैराड है, लॉस लेंगे 20 आएगा, यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड है प्लस 5 माइक्रोफैराड है, जोड़ेंगे तो 9/20 माइक्रोफैराड 1/C बराबर। अब उल्टा करना पड़ेगा ना, उल्टा तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि 1/C है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास 20/9 माइक्रोफैराड, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया होगा, नहीं समझ में तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जब न्यूमेरिकल बताएंगे ना उस टाइम आपको अच्छा से समझा देंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल फिगर वाला क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन मिलता है, इसलिए न्यूमेरिकल बताना जरूरी है। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, न्यूमेरिकल बताने का प्रयास करेंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए या मिलता है आपको कहाँ, तो टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक ना। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में उसी को ऐड किया जाता है जो पीडीएफ को परचेज करता है, और पीडीएफ आप ले सकते हैं ऑल सब्जेक्ट का इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 24 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहा, विद्युत वाहक बल के बीमा क्या होता है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमूविंग फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। MLT ml स्क्वायर T इनवर्स Q A इनवर्स ml स्क्वायर T इनवर्स M इनवर्स L स्क्वायर T Q क्या होता है इसका 24 का, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 24 का बी हो जाएगा, ml स्क्वायर T इनवर्स Q A इनवर्स होता है, ml स्क्वायर T इनवर्स Q और क्या होता है A इनवर्स होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोमूविंग फोर्स का जो होता है बीमा जो होता है डायमेंशन जो होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, ml स्क्वायर T इनवर्स Q A इनवर्स होता है। और यह क्वेश्चन 1992 2016 के एग्जाम में पूछा गया है VSCB के, और साथ में चाहे यूपी हो MP हो जैक हो सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 25 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच एक कोण का क्लांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होगा। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया भैया, याद रखिएगा। यदि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट एंड मूविंग फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोमूविंग फोर्स के बीच का एंगल जो होता है ए होता है, तो उसका शक्ति गुणांक क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर पूछ रहा है,
तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लो 25 का तो हो जाएगा कॉस ए, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कॉस ई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। ठीक, ये क्वेश्चन 1996, 2015, 2017 के एग्जाम में पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर जो क्वेश्चन की बात कर लूँ यहाँ पे, एक स्वस्थ व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन क्लियर करूंगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है और अधिकतम दूरी क्या होता है। न्यूनतम दूरी की बात करें तो हमारा जो आंख है ना, एक स्वस्थ व्यक्ति मतलब हेल्दी व्यक्ति, तो उसके लिए क्या होगा, अगर हेल्दी कोई व्यक्ति है, हेल्दी पर्सन है, उसके लिए क्या मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर अधिकतम दूरी की बात करें, अधिकतम मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर ए हेल्दी पर्सन, अगर हम हेल्दी पर्सन की बात करें कोई भी, अगर उसका मैक्सिमम के पूछ रहे हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो अनंत कहते हैं। अब कितना अगर आप बोलेगा सर हम तो यहाँ से दिल्ली देखना नहीं करते तो कैसे अनंत कह दिया आप, अरे भैया दिल्ली नहीं देख सकते लेकिन तारा को देख सकते हैं आप, और तारा का जो स्टार जो होता है उसका दूरी वैज्ञानिक को भी नहीं पता कि कितना दूर है वह, ठीक ना, यानी कि हम लोग अनंत तक देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं, क्योंकि तारा जो स्टार जो आपको आसमान में दिखता है ना, वह बेसिकली उसका दूरी कितना है किसी को नहीं पता, फिर भी हमारा आंख आराम से उसको देख पाता है ना, इसलिए हमारा जो आंख जो होता है ना, नेत्र जो होता है वो अनंत तक देख सकता है। यानी कि जब अधिकतम दूरी पूछता तो वहाँ पे अनंत हो जाता, ठीक ना, अनंत हो जाता, और यहाँ पे न्यूनतम दूरी पूछ रहा है यानी कि मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा, एक व्यक्ति अपने चश्मों को, क्या कहता है, एक व्यक्ति अपने चश्मे को, लेंस को, एक व्यक्ति कोई चश्मा पहना हुआ है, चश्मा है जो हम भी पहनते हैं यार, ठीक ना, एक व्यक्ति अपने चश्मे को लेंस के फ्रेम में घुमा देता है। ये एक चश्मा है, आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ, चश्मा इस प्रकार से, चलो कुछ भी, अच्छा हाँ बन गया ना चश्मा, मस्त है। इसमें क्या है, फ्रेम है, इसमें क्या है, एक डाला हुआ है शीशा, इसमें शीशा डाला हुआ है। अब क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपने चश्मे के लेंस को फ्रेम में घुमा दे, जो लेंस है ना ये उल्टा कर देता है, घुमा देता है, और पता है कि समंजन गड़बड़ा गया है, और उसको पता चल जाता है कि समंजन गड़बड़ा गया है, जब हम घुमा दिए तो उसका गड़बड़ा गया है। इससे पता चलता है कि जिस प्रकार का दृष्टि दोष है वह है, यानी कि समंजन गड़बड़ा गया है, तो उससे पता क्या चलता है कि कौन सा दृष्टि दोष है, ठीक ना। ऑप्शन में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, एस्टिग्मेटिज्म, जिसको हम हिंदी में अबिंदुकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अबिंदुकता। तो क्या हो जाएगा, वैसे व्यक्ति का दोष जो होता है, एस्टिग्मेटिज्म जो होता है यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम लोग अबिंदुकता भी उसको कह सकते हैं, क्या, अबिंदुकता, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर जो क्वेश्चन है, इससे पहले आपको बता दूं, प्लीज़ आप नए हो जाए सब्सक्राइब कर लीजिए, केकेजी क्लास का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर टेस्ट क्यूज चलता है। और कैसे पता चलेगा कि टेस्ट क्यूज चल रहा है, तो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक ना, टेलीग्राम ज्वाइनिंग लिंक होगा, केकेजी क्लासेस का ज्वाइन कर लीजिए। और आपको PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मतलब 28 नंबर जो क्वेश्चन है, जिस घटना से प्रकाश तरंग की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होता है वह है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस घटना से प्रकाश तरंग की जो प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह है, क्या है, व्यक्तिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, अपवर्तन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ध्रुवन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ध्रुवन क्या है, मतलब जिस घटना से प्रकाश तरंग की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होता है वह है क्या, ध्रुवन है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 1998 और 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर जो क्वेश्चन है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे कहते हैं। क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। जब कोई काम कर रहे हैं, आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका काम जो है 100%, कोई भी काम होता है वो 100% होता है। जब उसका हाफ फाइनल कर लीजिएगा, आधा वो काम हो गया, यानी कि आपका 50% हो गया, यानी कि आधा हो गया, अर्ध आयु काम हो गया, ठीक ना। वही कहता है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है, आधी मतलब आधा, तो वह उसे कहते हैं, उसके क्या कहते हैं, औसत आयु, बिल्कुल नहीं, अर्ध आयु मतलब आधा आयु, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अर्ध आयु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ एज, हाफ टाइम कर सकते हैं, हाफ एज, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। यह क्वेश्चन 2017-2019 एग्जाम में पूछ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है,
स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी होता है, असंरक्षी होता है, या दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है। और यह क्वेश्चन 10 और 11 के एग्जाम में पूछा था, साथ में 2020 या 21 के एग्जाम में पूछा था, हम देखे नहीं है, ध्यान में है लेकिन कि 21 या 20 में पूछे हुए हैं। तो क्या होता है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर जो क्वेश्चन, देखिए बोलते बोलते हम थक जाते हैं, लेकिन आप लोग एक लाइक नहीं कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, प्लीज़ आप लोग कर दो, तो कर दो एक बार, ठीक ना। यहाँ पर ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है ध्रुव प्रबलता का? न्यूटन होता है, न्यूटन पर एम्पियर, एम्पियर मीटर या एम्पियर मीटर, एम्पियर क्या होता है? तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है, ए से एम्पियर, एम से मीटर, एम्पियर मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रहा। 32 नंबर जो क्वेश्चन है, शोषित विद्युत ऊर्जा। शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होता है? विभवांतर के समानुपाती होता है, विभवांतर के वैध क्रमानुपाती होता है, या विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, इनमें से कोई नहीं। जो शोषित विद्युत ऊर्जा है, यह मतलब पूरा लाइन होना चाहिए, कैसे होगा देखिए यहाँ पे, शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो शोषित विद्युत ऊर्जा होता है वो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 33 नंबर जो क्वेश्चन है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निर्भर करती है। जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उसकी जो ऊर्जा होता है वो निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? प्रकाश की तीव्रता पे, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पे, प्रकाश की कार्यफलन पे, या धातु के कार्यफलन पे, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? जब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, वो किस पे निर्भर करता है? उसकी जो एनर्जी होता है, उसका ऊर्जा होता है, वो डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड ऑन, ठीक ना, किस पे डिपेंड करता है? तो धातु के कार्यफलन पे। क्या करता है? धातु के कार्यफलन पे करता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात के लिए समझने वाली क्वेश्चन है, आपको समझाने के प्रयास करता हूँ किस प्रकार से। देखिए यहाँ पे समझिएगा किस प्रकार से, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। फिर वही बात है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है, कैपेसिटर की बात कर रहा है, यानी कि संधारित्र की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए यह क्या है बेसिकली, यह सीरीज में है, यानी कि श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है आपको पता है? श्रेणी क्रम में 1 करके जोड़ा जाता है, यानी कि 1/c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/6 फैराडे प्लस 1/6 फैराडे। इसको हम क्या करेंगे? 6 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, 1/c बराबर क्या हो जाएगा? 2/6 हो जाएगा, यानी कि 1/c बराबर क्या हो जाएगा? 2/6। इसको काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c का वैल्यू क्या आया? 3 आया, यानी कि जो मेरे पास c का इसका जो वैल्यू आया कितना? 3 आया। इसका वैल्यू क्या आया मेरे पास? देखिए इसका जो बीच का वैल्यू आया ना, इसका बीच का वैल्यू, इसको दोनों को ज्ञात करके मेरे पास 3 आया। 3 फैराडे और 6 फैराडे क्या है बेसिकली? यह दोनों है कि पैरेलल में है, यानी कि समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या करते हैं? डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यानी कि c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 माइक्रो फैराडे, 3 फैराडे प्लस 9, यहाँ 6 फैराडे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9 फैराडे, जो कि इसका आंसर आ गया। ए और बी के बीच की धारिता क्या हो जाएगा? समतुल्य धारिता क्या होगा? 9 फैराडे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 34 का, ठीक ना। तो प्लीज़ आप लोग ऐप का जाकर इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे टेस्ट क्यूज चलता है पर डे 9 बजे रात को 9 बजे, ठीक ना। तो वो पता कहाँ चलेगा? टेलीग्राम पर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, और पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर जो क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होता है? डायमेंशन क्या होता है? चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है डायमेंशन? तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन की बात कर लो तो ML0 T इनवर्स स्क्वायर I इनवर्स होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ML चाहे M T इनवर्स I इनवर्स भी कर सकते हैं, L0 हटा दीजिए, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 35 का, ठीक है ना। इसके बाद आंसर आता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि 35 क्वेश्चन करके आपको 350 क्वेश्चन देंगे, जो कि आपको उसका PDF भी आप ले सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके, ठीक है। नीचे नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करके 350 ऑब्जेक्टिव, 100 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज ले सकते हैं। 4 में चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा, तो कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। चलिए थैंक यू। ये ध्यान से पढ़िएगा, आपको हम पढ़ के बताते हैं। देखिए अगर फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स में 300 ऑब्जेक्टिव, 100 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, अगर ये आपको चाहिए, साथ में आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहिए, तो उसके लिए आपको 150 रुपये पेमेंट करना होता है। पहले पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा। केमिस्ट्री की बात करें 300 ऑब्जेक्टिव, 100 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 लॉन्ग क्वेश्चन और साथ में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इसके लिए 150 रुपये लिखा गया है। वहाँ पे देखिए बायोलॉजी का भी वही बात है, हिंदी का भी वही बात है, मैथ्स का भी वही बात है। टोटल होता है 600 रुपया, टोटल होता है 600 रुपया
लेकिन आपको डिस्काउंट चल रहा है तो आपको 399 में सब मिल जाएगा। साथ में आपको क्या दिया जाएगा, साथ में आपको क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, टेस्ट सभी का तैयारी कराया जाता है, साथ में सभी का पीडीएफ दिया जाता है। उसके लिए आपको 399 ओनली पेमेंट करना होता है। कॉल करना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ में आपका जो ये सब होगा, साथ में आपका नंबर ग्रुप में रहता है, और ग्रुप में रहने का फायदा यह होता है कि आपका एग्जाम तक हेल्प किया जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है और एग्जाम तक आपको हेल्प किया जाता है।